Good morning students. In this video we will study our next topic of chapter chemical kinetics, pseudo first order reactions. The reaction which are not truly of first order but under certain condition became reaction of first order are called pseudo first order reaction. Pseudo means नकली. तो अब आपकी ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती हैं बट कुछ रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट ऑर्डर की शो होती हैं, लगता है ऐसा कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बट रियलिटी में वो ऐसी नहीं होती. उसके एग्जांपल्स हैं फर्स्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. इथाइल एसीटेट की जब हाइड्रोलिसिस होती है दैट इज़ एडिशन ऑफ वाटर हम करते हैं उसमें, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनता है एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल. ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का रिवर्स है, हमें पता है. द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली इथाइल एसीटेट इफ़ वाटर इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस. अगर वाटर बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है तो सिर्फ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, इथाइल एसीटेट, जो हमारी कंसनट्रेशन जिसकी कम है, क्योंकि उसी को ही सारा हाइड्रोलाइज करना है और उसी से हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. तो ये वैसे तो इसमें दो रिएक्टेंट टर्म्स है बट डिपेंड किस पे कर रहा है, ओनली वन रिएक्टेंट स्पीशीज़ पे. सो इट इज़ कॉल्ड अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एंड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ऑल्सो, यहाँ पे वाटर में भी यही रहेगा. एंड नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कोलिजन थ्योरी. कोलिजन थ्योरी हमारे पास क्या होती है, इफ़ेक्टिव कोलिजन्स के लिए मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी होनी चाहिए और उनकी ऐसी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए सो दैट उनका कोलिजन कैसा हो, इफ़ेक्टिव हो. ठीक है. अ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफेक्टिव मॉलिक्यूलर कोलिजन एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. और अगर ये कोलिजन जो है हमारा वो इफ़ेक्टिव है, यानी कि उनमें आपस में सफिशिएंट एनर्जी है और प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तभी वो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, अनलेस वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है. ठीक है. अब इस रिएक्शन में कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज़ CO एंड NO2. अब यहाँ पे कोलिजन जो होगा उसकी ओरिएंटेशन ऐसे प्रॉपर होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अगर कोलाइड करेंगे तब भी उसमें एडिशन होगी या ब्रेकेज, और इधर से ब्रेकेज होगी दूसरे एलिमेंट्स की, और ये कोलिजन तभी इफ़ेक्टिव है जब ये दोनों एक सफिशिएंट एनर्जी से कोलाइड करें एक दूसरे के साथ एंड इनकी ओरिएंटेशन भी बिल्कुल प्रॉपर हो. नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम इसकी ओरिएंटेशन रिवर्स लेते हैं तो एक कोलिजन कैसा होगा, इनइफेक्टिव एंड रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी. नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी छोटी टर्म्स है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. कोलिजन पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है कि आपकी मिनिमम एनर्जी जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए सो दैट आपका कोलिजन क्या हो, इफेक्टिव हो. तो उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी. रिलेशन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बीच. रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस बाय -dx/dt. सो इट इज इक्वल्स टू z इंटू एफ, वेयर z इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये जो अभी हमने स्टडी किया, एंड एफ इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका कोलिजन इफेक्टिव है, उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी है उस मिक्सचर की, और उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स का कोलिजन इफेक्टिव है. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है इसका. टेम्परेचर का इफेक्ट ये होता है कि रेट कांस्टेंट एट T+10 डिग्री ओवर रेट कांस्टेंट एट T डिग्री. दैट मीन्स आपका कोई ओवर टेम्परेचर रेंज के ऊपर आपने इफेक्ट देखना है तो हम टेम्परेचर कॉफिशेंट की टर्म से देखते हैं. टेम्परेचर कॉफिशेंट किसके इक्वल होता है, आप आपके रेट कांस्टेंट में 10 डिग्रीज ऐड करके टू द रेशो ऑफ नॉर्मल रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T. ठीक है. सो नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टिव कोलिजन. अब इफेक्टिव कोलिजन हमने पढ़ तो लिया होता है कि कोलिजन इफेक्टिव तब होगा जब उनकी एनर्जी सफिशिएंट हो और वो आपस में उनकी ओरिएंटेशन ठीक हो. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास इफ़ेक्टिव कोलिजन कब होता है, यहाँ पे आप इस मॉलिक्यूल्स डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्शन को एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है. ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है. ठीक है. वही हमने एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी का है, जो मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी है जो उसकी होनी चाहिए रिएक्टेंट्स की बैरियर को क्रॉस करने के लिए. ठीक है. सो वो उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करके क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स में चेंज होता है. अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा,
अगर आपके कोलिजन इफेक्टिव हैं, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा जब आपकी एनर्जी होगी तभी आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी तभी आपका कोलिजन इफेक्टिव होगा। हमें पता है विद राइज ऑफ 10 डिग्री टेम्परेचर द फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी बिकम्स ऑलमोस्ट डबल। और वही हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट स्टडी किया कि अगर हम 10 डिग्री भी राइज करते हैं टेम्परेचर में रिएक्शन के तो डबल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है एंड जिसकी वजह से मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से कोलिजन इफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा और इफेक्टिव कोलिजन होगा तो आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में चेंज होते जाएंगे। सो हमारे पास हमने यहाँ से क्या पढ़ा कि 10 डिग्री राइज की वजह से डबल हो जाते हैं हमारे इफ़ कोलिजन्स, जो इफ़ कोलाइडिंग पार्टिकल्स, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डबल हो जाते हैं। सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल सो दैट द एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो एनर्जी जब हमने 10 डिग्री राइज के टेम्परेचर में तो हमारे मॉलिक्यूल्स ने वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया जितना और अपनी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा करी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब आपने उस रिएक्शन को एक्टिव करने के लिए जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी।